हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 के, जो आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में दी गई है। मैं आपको बता दूं कि ये एमसीक्यूज आपकी न्यू सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, यानी कि जून 2024 और उसके बाद के एग्जाम्स के लिए ये वीडियो रेलेवेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू ऑप्शन ए डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी। देखिए यहाँ पे डिजायर की बात की है, एबिलिटी की बात की है, लेकिन विलिंगनेस की बात नहीं करी ऑप्शन ए में, राइट। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी, नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। अब यहाँ पे नीड, विलिंगनेस की बात करी है, लेकिन एबिलिटी की बात नहीं करी, राइट। सो अगेन ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड की बात की है, प्राइस की बात की है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं की है। सो ये भी गलत हो जाता है। सो राइट ऑप्शन वुड बी डी, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हमने कहा था कि डिमांड जब हम कहते हैं तो हमें प्राइस, हम सर्टेन प्राइस की बात करते हैं एंड अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उसे मेजर करते हैं, राइट। तो ऑप्शन डी में ये दोनों चीजें मेंशन करी है, तो इसलिए ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, contraction of demand is the result of A, decrease in the number of consumers, B, increase in the price of the good concerned, C, increase in price of other goods, या decrease in income of purchasers। देखिए expansion या फिर contraction of demand कर्व कब होता है? जब गुड की ओन प्राइस, खुद की प्राइस में चेंज आती है, राइट। तो अब हमें ये ऑप्शंस में से देखना है कि खुद की प्राइस में कहाँ चेंज आई है। देखिए वो आई है ऑप्शन बी में, राइट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न। और लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, राइट, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व होता है। सो ऑप्शन बी वुड बी आंसर। देखिए सी और डी आपका ये अदर डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं, राइट। अगर अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज होता है तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। इसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि कि शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट या टुवर्ड्स द राइट होता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, all but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual's demand curve for a commodity. Which one is it? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हम सारे चीजें तो कांस्टेंट रखते हैं डिमांड कर्व बनाते हुए, बस एक ही चीज को चेंज करते हैं, राइट। तो वो एक चीज क्या है जो हम चेंज करते हैं? ए, द प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, बी, हिज मॉनिटरी इनकम, सी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो आपका आंसर है सी, हम प्राइस को चेंज करते हैं, राइट, और अदर डिटर्मिनेंट्स को हम कांस्टेंट मानते हैं, सिर्फ प्राइस को चेंज करके देखते हैं कि डिमांड कैसे असर होता है। सो ए, बी एंड डी आर अदर डिटर्मिनेंट्स जिनको हम कांस्टेंट रखेंगे, बस सी को हम चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs of goods is an example of substitutes? देखिए substitutes वो गुड्स होते हैं जो हम एक की जगह दूसरे को यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है टी एंड कॉफी। देखिए टी एंड शुगर या पेन एंड इंक या शर्ट एंड ट्राउजर्स, ये हम साथ साथ में यूज करते हैं ये चीजें, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल है। लेकिन टी एंड कॉफी के केस में हम एक टाइम पे या तो टी पियेंगे या तो कॉफी पियेंगे, राइट। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in case of straight line demand curve meeting the two axes, the price elasticity of demand at the midpoint of the line would be 0, 1, 1.5 या 2। देखिए हमने ज्योमेट्रिक मेथड से इलास्टिसिटी निकालना सीखा था, राइट, और उसका फॉर्मूला क्या था? लोअर सेगमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ऐसा होता था, राइट। अब मिड पॉइंट में क्या होगा? लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट दोनों इक्वल होते हैं, सो आपका आंसर होता है 1। So correct option is B. Question number 6. The law of demand, assuming other things to remain constant, establishes the relationship between, देखिए law of demand में हम study करते हैं the relationship between price of a commodity and the quantity demanded, right? Other things को हम constant मानते हैं, so हमारा option हो जाता है B, the price of the good and its quantity demanded. Question number 7. Identify the factor which generally keeps the price elasticity of demand for a good low. तो इनमें से कौन सा फैक्टर्स है जो प्राइस इलास्टिसिटी को कम रखता है? ऑप्शन ए, वैरायटी ऑफ यूजेस फॉर दैट गुड। देखिए अगर गुड की वैरायटी ऑफ यूजेस है तो इलास्टिसिटी हाई होती है।
क्योंकि जब इसकी प्राइस ज़्यादा होती है ना तो लोग उसे कम खरीदते हैं और कम यूजेस में लगाते हैं, लेकिन जब प्राइस कम होती है तो ज़्यादा यूजेस में लगाते हैं तो ज़्यादा खरीदते हैं। सो इलास्टिसिटी वुड बी हाई। सिमिलरली अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिसिटी हाई होती है, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग तुरंत सब्स्टिट्यूट के पास चले जाते हैं। सिमिलरली अगर हाई प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम स्पेंड हो रहा है कोई भी गुड्स में तो इलास्टिसिटी हाई होती है, क्योंकि जब ऐसे गुड्स की प्राइस चेंज होती है तो कंज्यूमर की इनकम में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है, राइट। तो उससे इलास्टिसिटी हाई रहती है। लेकिन अगर किसी भी गुड की बहुत ही लो प्राइस है तो ऐसे गुड्स की इलास्टिसिटी जनरली लो होती है। मान लीजिए एक माचिस की डिब्बी है जो 1 रुपए में आती है, राइट। अब कल को इसकी प्राइस चेंज होके 1.5 रुपीज हो गई तो आपको इतना क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। पहले इसकी प्राइस इतनी कम थी, थोड़ी सी इंक्रीज भी हो गई तो लोगों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वेरी लो प्राइस है तो इलास्टिसिटी लो होती है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when percentage increase in the quantity of a good demanded is smaller than the percentage fall in its price। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ गुड, यानी कि जो न्यूमरेटर है इट इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, राइट। अब कोई भी फ्रैक्शन में अगर जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होता है सो ऑब्वियसली आंसर वुड बी लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। देखिए इनकम इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल गुड्स के केस में तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, राइट। जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो लोग इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदना चाहेंगे, राइट। नाउ दे आर एबल टू अफोर्ड सुपीरियर क्वालिटी गुड्स, तो वो सुपीरियर क्वालिटी गुड्स ही खरीदना चाहेंगे। तो इसलिए जो इंफीरियर गुड्स है उनकी डिमांड कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दे हैव नेगेटिव इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 10, if the demand for a good is inelastic, an increase in its price will cause the total expenditure of the consumers of the good to remain the same, increase, decrease या any of these। देखिए अगर गुड inelastic है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है एंड प्राइस है वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। सो आंसर इज बी, इंक्रीज। इलास्टिक गुड के केस पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। इन इलास्टिक गुड के केस में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। या फिर आप ये क्वेश्चन पे एक सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हो। मान लीजिए एक गुड की प्राइस 4 है, राइट, और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड अभी 20 है, सो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 80। अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है इसका, राइट, और क्योंकि गुड इन इलास्टिक है तो डिमांड में तो ज्यादा चेंज नहीं होगा, सो लेट्स से 21 हो गया। सो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ, 6 1 6 6 2 12, सो 126। देखिए तो इन इलास्टिक गुड के केस में प्राइस इंक्रीज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिमेन्स अनचेंज्ड, then demand curve for the good will be horizontal, vertical, positively sloped या फिर negatively sloped। चलिए डिमांड कर्व बना के ही देख लेते हैं। ये आपका y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक गुड की इनिशियल प्राइस p है, क्वांटिटी डिमांडेड q है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, सॉरी। अब हम क्या कह रहे हैं कि प्राइस चेंज होने पे भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रही, राइट। सो न्यू प्राइस यहाँ पे p1 हो गया, स्टिल क्वांटिटी डिमांडेड तो आपका सेम ही रहेगा, सो योर पॉइंट वुड बी हियर। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, P2 हो रहा है, स्टिल क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी सेम। तो अगर हम ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो हमें क्या मिल रहा है, एक वर्टिकल डिमांड कर्व मिल रहा है, राइट। सो अगर देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो आपका डिमांड कर्व हो जाता है वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, we will expect the demand curve of Coca-Cola to A. shift towards left since these are substitutes, B. shift towards right since these are substitutes, remain at the same level या फिर none of the above।
देखिए हमें ये तो पता है कि पेप्सी एंड कोका कोला सब्स्टिट्यूट्स हैं, राइट। तो अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग पेप्सी पीना छोड़ के कोका कोला पीना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब कोका कोला सस्ती हो गई है एज कम्पेयर टू पेप्सी, राइट। सो कोका कोला की डिमांड इंक्रीज होगी, और कोई भी चीज की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसकी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है या फिर राइटवर्ड, सो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर वुड बी बी, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट सिंस दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। देखिए यहाँ पे अदर डिटर्मिनेंट की वजह से डिमांड पे असर हुआ है ना, तो इसलिए पूरा का पूरा डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो रहा है। अगर खुद की प्राइस होता तो सिर्फ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता, लेकिन बिकॉज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की गुड्स की प्राइस की वजह से अफेक्ट हो रहा है तो वो अदर डिटर्मिनेंट्स में आते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई वी विल हैव अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, एंड क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है कोका कोला की, सो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है वो हमें पता करना है। ऑप्शन ए टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हाँ ये तो डिटर्मिनेंट है। ऑप्शन बी क्वांटिटी सप्लाइड, ये डिटर्मिनेंट नहीं है। ऑप्शन सी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट इज ऑल्सो एन डिटर्मिनेंट, एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट। सो कौन सा नहीं है, दैट वुड बी ऑप्शन बी, क्वांटिटी सप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 14, a movement along the demand curve for soft drinks is best described as an increase in demand, a decrease in demand, a change in quantity demanded या फिर change in demand। देखिए हमने पढ़ा था कि quantity demanded and demand में फर्क है, राइट। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है, जब गुड की खुद की प्राइस, ठीक है, ओन प्राइस अगर चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है, और अगर अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से क्वांटिटी में चेंज होता है तो उसे हम इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। अब देखिए अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक, अब सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होता है, जब खुद की प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है, राइट। तो इसको वी कैन बेस्ट डिस्क्राइब एज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है तो मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व होता है, ठीक है। और अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड होता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, पूरा का पूरा नया डिमांड कर्व बन जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस relative to the price of Coke and 7-Up, the demand for Coke will decrease, 7-Up will decrease, Coke and 7-Up will increase, या Coke and 7-Up will decrease। देखिए पेप्सी एंड कोक एंड 7-Up ये तीनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, राइट। अब देखिए अगर पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज होगी, और जो इसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, राइट। सो बोथ कोक एंड 7-Up इनकी डिमांड विल डिक्रीज। So correct option is option D. Question number 16. If a good is a luxury, its income elasticity of demand is A. positive and less than 1, B. negative but greater than -1, positive and greater than 1 या फिर 0। देखिए जो लग्जरी गुड्स है ना ये सबसे ज्यादा इनकम सेंसिटिव होते हैं। जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो वो ज्यादा लग्जरी गुड्स खरीदते हैं, दे टेंड टू बाय मोर लग्जरी गुड्स। लेकिन जैसे इनकम डिक्रीज होती है ना तो सबसे पहले वो लग्जरी गुड्स को ही निकाल के बाहर फेंकते हैं, क्योंकि देखिए लग्जरी गुड्स के बिना तो आप सरवाइव कर सकते हो, राइट। अब नेसेसिटीज को तो आप बाहर नहीं फेंक सकते क्योंकि उसके बिना तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो देखिए लग्जरी गुड्स सबसे ज्यादा इनकम सेंसिटिव होती है, इसलिए इनकी इनकम इलास्टिसिटी भी हाई रहती है। सो द इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। देखिए जो पॉजिटिव एंड लेस देन 1 होती है ये नॉर्मल गुड्स की केस होती है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स की केस में जब इनकम इंक्रीज होता है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई प्रोपोर्शन में नहीं होती। और जो नेगेटिव बट ग्रेटर देन -1 है ये आपका होता है इंफीरियर गुड्स के केस में, जैसा कि हम देख चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेस बाय 22% and the quantity demanded of hot dogs falls by 25%. This indicates that demand for hot dogs is, देखिए जो क्वांटिटी में चेंज आया है इट इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस, राइट। तो ये कब होता है, ये होता है व्हेन योर डिमांड इज इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 18, if quantity demanded of mutton increases by 5% when the price of chicken increases by 20%,
द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन मटन एंड चिकन इज, देखिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वन डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड टू, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड किसकी चेंज हुई है, मटन की, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 5%। सो यहाँ पे आपने 5% लिख दिया, ठीक है, इट इज पॉजिटिव 5% क्योंकि इंक्रीज हुआ है। और प्राइस किसकी चेंज हुई है, चिकन की चेंज हुई है बाय 20%, राइट। अगेन प्राइस भी इंक्रीज हुई है, सो इट वुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 0.25, राइट। सो आंसर इज बी। देखिए जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, उनकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जनरली पॉजिटिव ही आती है, क्योंकि जब एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरी सब्स्टिट्यूट की डिमांड इंक्रीज होती है, राइट। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पे मटन एंड चिकन भी सब्स्टिट्यूट्स है, राइट। सो इसलिए इनकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी पॉजिटिव आ रही है। क्वेश्चन नंबर 19, गिवन द फॉलोइंग 4 पॉसिबिलिटीज which one results in an increase in total consumer expenditure। देखिए हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें आपका टोटल एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है, राइट। तो देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स। देखिए यूनिटरी इलास्टिक के केस में आपका टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा सेम रहता है, चाहे प्राइस राइज हो या फिर फॉल हो। सो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी, डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। देखिए इलास्टिक डिमांड के केस में जो आपका प्राइस है एंड टोटल एक्सपेंडिचर है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर प्राइस राइज हो रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पे फॉल करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स। इन इलास्टिक डिमांड के केस में टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो यहाँ पे भी टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करना पड़ेगा। सो अगेन दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। तो यहाँ पे अगेन इन इलास्टिक डिमांड के केस पे टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस मूव इन सेम डायरेक्शन, राइट। तो प्राइस राइज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका राइज करेगा। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following statements about price elasticity of supply is correct? Option A, price elasticity of supply is a measure of how much the quantity supplied of good responds to the change in price of that good. So ये statement आपका correct है, right? Option B, price elasticity of supply is computed as the percentage change in quantity supplied divided by the percentage change in price. This statement is also correct. Option C, price elasticity of supply in the long run would be different from the short run, right? Long run और short run में different होता है, क्योंकि long run में आप अपने production facility को adjust कर सकते हो। So आप अपनी supply को भी change कर सकते हो, easily change कर सकते हो। Short run पे easily change नहीं कर सकते। So ये statement भी correct है। So यहाँ पे आपका आंसर है all of the above. All of the above are correct. Question number 21, which of the following is an incorrect statement? तो incorrect statement हमें ढूंढना है। Option A, when goods are substitute, a fall in price of one ceteris paribus leads to a fall in quantity demanded of its substitute. तो ये statement कह रहा है कि अगर एक substitute good की price fall होती है तो उसी good की demand rise होती है, right? और जो बाकी substitutes है उनकी demand fall होती है। So ये तो correct है। Option B, when commodities are complements, a fall in price of one, other things being equal, will cause the demand for the other to rise. देखिए complements के केस में क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट के गुड का प्राइस फॉल हो गया, राइट। तो उस गुड की डिमांड राइज होती है और इसके साथ साथ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी डिमांड राइज होती है, राइट। सो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी, एज द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस the demand for the commodity increases always and vice versa. देखिए इनकम के साथ क्या डिमांड हमेशा ही इंक्रीज होता है? नहीं, इंफीरियर गुड्स के केस में नहीं होता, राइट। सो ऑलवेज कहना यहाँ पे सही नहीं है। सो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और आई थिंक यही आपका आंसर है। लेकिन एक बार ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। When a commodity becomes fashionable, people prefer to buy it
and therefore its demand increases. So ये भी correct statement है. So incorrect statement आपका सिर्फ option C है. Question number 22. Suppose the price of movies seen at the theatre rises from rupees 120 per person to rupees 200 per person. The theatre manager observes that the rise in price causes attendance at a given movie to fall from 300 persons to 200 persons. What is the price elasticity of demand for movies? Use arc elasticity method. तो देखिए यहाँ पे हमें ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी दोनों दिया हुआ है, राइट? तो हमें बस आर्क इलास्टिसिटी मेथड का फॉर्मूला ही यूज करना है टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी. सो फॉर्मूला क्या है देखिए, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1. यही फॉर्मूला होता है, राइट? Q2 माइनस Q1 यानी कि चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, 300 से 200, राइट? सो चेंज इन क्वांटिटी वुड बी 100 एंड इफ यू ऐड देम इट वुड बी 500, राइट? और टोटल प्राइस आपका 200 प्लस 120 कितना हो गया, 320 हो गया, राइट? और डिफरेंस इन प्राइस आपका हो जाता है 200 माइनस 120, दैट वुड बी 80. तो आप इसको आप हिसाब करिए, 8 1 8 4 32 आई थिंक. सो दिस वुड बी 4/5. So this would be 0.8. So आपका आंसर है B 0.8. देखिए आर्क इलास्टिसिटी मेथड में हम नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते, हम हर एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं एट ईच स्टेप, राइट? तो इसलिए हमारा आंसर भी पॉजिटिव आता है. क्वेश्चन नंबर 23. Suppose a department store has a sale on its silverware. If the price of a plate setting is reduced from rupees 300 to rupees 200 and the quantity demanded increases from 3000 plate settings to 5000 plate settings, what is the price elasticity of demand for silverware? Use arc elasticity method. So similar type का question है, बस arc elasticity का formula हमें लगाना है. So Q2 minus Q1 divided by Q2 plus Q1 into P2 plus P1 divided by P2 minus P1, right? So Q2 minus Q1 difference क्या है quantity का, 3000 माइनस 5000 2000, राइट? और सम इनका हो जाता है 8000 और प्राइस का सम है आपका यहाँ पे 500 और प्राइस का डिफरेंस आपका हो जाएगा 100, राइट? तो अब इसको सॉल्व करिए, बस 2 4 जा 8 हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे आपका 5/4 आ गया. सो दैट वुड बी 1.25. सो आंसर इज सी 1.25. अगेन कोई भी यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होगा क्योंकि आर्क इलास्टिसिटी में हम बस एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करते हैं, हम नेगेटिव को अज्यूम ही नहीं करते, ठीक है? हम उसे इग्नोर कर देते हैं नेगेटिव साइन. क्वेश्चन नंबर 24. When the numerical value of cross elasticity between two goods is very high, it means, देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी कब हाई होती है, जब दो गुड्स बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी हाई होती है, ठीक है? सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, there is high degree of substitutability between two goods. देखिए अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना टू गुड्स तो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी इंफिनिटी आती है, और अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं तब भी इंफिनिटी आती है लेकिन नेगेटिव में इंफिनिटी आती है, ठीक है? और अगर गुड्स न्यूट्रल है, ठीक है, तो इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी 0 होती है. सो आपका करेक्ट आंसर है सी, when there is high degree of substitutability. Question number 25. If the local pizzeria raises the price of medium pizza from rupees 60 to rupees 100 and the quantity demanded falls from 700 pizza a night to 100 pizza a night, find the price elasticity of demand for pizzas using arc elasticity method. तो again similar type का question है जहाँ पे arc elasticity use करनी है. So formula is Q2 minus Q1 divided by Q2 plus Q1 into P2 plus P1 divided by P2 minus P1, राइट? तो चलिए क्वांटिटी का डिफरेंस आपका क्या है, 700 से 100 हो गया है, राइट? सो डिफरेंस वुड बी 600 एंड सम वुड बी 800. अगेन प्राइस का सम आपका क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा एंड प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा 40. तो अगेन सॉल्व करते हैं इसे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, राइट? ये हो गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो ये 4 4 भी कैंसिल हो गया. सो आपका आंसर है 3. अगेन नो नेगेटिव साइन क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, ठीक है?
Question number 26. If electricity demand is inelastic and electricity charges increase, which of the following is likely to occur? A. Quantity demanded will fall by a relatively large amount. Quantity demanded will fall by a relatively small amount. Option C. Quantity demanded will rise in the short run but fall in the long run. या फिर quantity demanded will fall in the short run and rise in the long run. देखिए इन इलास्टिक गुड के केस में, डिमांड के केस में, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल तो होता है लेकिन रिलेटिवली कम अमाउंट से फॉल होता है, राइट? सो आपका करेक्ट आंसर वुड बी क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट. देखिए इसमें ये क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग रन का कोई खेल नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ही हो जाता है. Question number 27. Suppose the demand for meals at a medium price restaurant is elastic. If the management of a restaurant is considering raising prices, it can expect a relatively large fall in quantity demanded, large fall in demand, small fall in quantity demanded या फिर small fall in demand. देखिए इलास्टिक गुड्स ये प्राइस सेंसिटिव होते हैं, राइट? यानी कि जब प्राइस चेंज होता है तो इन चीज़ों की डिमांड में ज़्यादा चेंज आती है. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने प्राइस रेस कर दिया है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में लार्ज फॉल आनी चाहिए. सो आवर आंसर इज लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड. देखिए यहाँ पे चेंज ऑन प्राइस की वजह से आया है, राइट? तो इसलिए हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं. अगर अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से आया होता तो फिर हम फॉल इन डिमांड कहते. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको पता है कि नहीं, ये टेस्ट कर रहा है. ठीक है, अगर अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से यहाँ पे डिमांड पे फॉल आया होता तो फिर ऑप्शन बी सही होता, लेकिन यह खुद के प्राइस की वजह से आया है ना, सो इट वुड बी लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड. क्वेश्चन नंबर 28. पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस? देखिए पॉइंट इलास्टिसिटी कब यूजफुल होता है? when there is very small या फिर tiny change in price, right? और उसकी प्राइस की वजह से हमारी डिमांड में क्या फर्क आता है वो ही हम देखते हैं. तो अब ये ऑप्शंस में से हमें देखना है कि वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस कहाँ पे हो रहा है. ऑप्शन ए, द बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ नोटबुक्स. तो यहाँ पे तो वो लार्ज चेंज कर रहे हैं, राइट? प्राइस को डबल ही कर रहे हैं. अगेन अ रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग द प्राइस पॉइंट of its most expensive dishes by 50%. देखिए काफी ज्यादा परसेंटेज से यहाँ पे प्राइस में चेंज हो रहा है. सो अगेन ये स्मॉल चेंज नहीं. ऑप्शन सी, an auto producer is interested in determining the response of the consumers to the price of the car being lowered by ₹100. देखिए जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं इनकी प्राइस तो लैक्स में होते हैं, राइट? तो इस सिचुएशन में अगर आप ₹100 से प्राइस चेंज करो तो ये बहुत ही स्मॉल चेंज लगता है in comparison to the total price of the automobile, right? तो यहाँ पे आप point elasticity यूज कर सकते हो. यहाँ पे point elasticity suitable होगा क्योंकि हम बहुत ही tiny change in price को consider कर रहे हैं. Question number 29. A decrease in price will result in an increase in total revenue if, देखिए प्राइस डिक्रीज होने से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है. तो ये किस केस में होता है? ये इलास्टिक डिमांड के केस में होता है. ठीक है, इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस में डिक्रीज हो रहा है एंड टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है. तो अब हमें ऑप्शन में से देखना है कि इलास्टिक डिमांड कौन सा है. ऑप्शन ए, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो ये तो इन इलास्टिक डिमांड हो गया, सो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. ऑप्शन बी, the percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price. So ये इलास्टिक डिमांड है और हमारा करेक्ट आंसर भी यही है. देखिए ऑप्शन सी भी इन इलास्टिक कह रहा है तो ये भी रॉन्ग हो जाता है. एंड ऑप्शन डी कह रहा है द कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व एट अ पॉइंट एट विच प्राइस इज वेरी लो एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज वेरी हाई. तो अगेन ये लीनियर डिमांड कर्व या जो ज्योमेट्रिक मेथड की बात हो रही है, सो ये इररिलेवेंट है यहाँ पे. So correct option is option B. Question number 30. An increase in price will result in an increase in total revenue. अब देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है एंड टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है. तो ये होता है इन इलास्टिक डिमांड के केस में. तो हमें यहाँ पे पता लगाना है कि इन इलास्टिक डिमांड कौन सा है.
Option A, the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price. So this is our inelastic demand and यही आपका आंसर है. Question number 31. Demand for a good will tend to be more elastic if it exhibits which of the following characteristics. देखिए अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा डिमांड ज्यादा इलास्टिक है. ऑप्शन ए, इट रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम. देखिए अगर कोई भी बहुत स्मॉल पार्ट ऑक्यूपाई करता है आपके इनकम की तो ये इन इलास्टिक होता है इसकी डिमांड, क्योंकि वैसे ही ये बहुत ही छोटा पार्ट आपका इनकम का ऑक्यूपाई कर रहा है. तो थोड़ा सा प्राइस चेंज भी हो गया तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, राइट. तो प्राइस की वजह से यहाँ पे आप डिमांड को चेंज नहीं करोगे. ऑप्शन बी, द गुड हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स. अब मेनी सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है कि अगर एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस चेंज हो गई, इंक्रीज हो गई मान लीजिए, तो लोग दूसरे सब्स्टिट्यूट के पास चले जाते हैं, राइट. तो यहाँ पे आपका डिमांड इलास्टिक होता है. सो आई थिंक आवर आंसर इज ऑप्शन बी. लेकिन सी और डी भी देख लेते हैं. देखिए सी में कह रहा है इट इज अ नेसेसिटी. तो नेसेसिटी के केस में भी इन इलास्टिक होता है, क्योंकि नेसेसिटी तो आपको खरीदनी ही पड़ती है चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो. इसके बिना तो आप जी नहीं सकते, राइट. एंड देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर कंज्यूमर्स टू एडजस्ट टू प्राइस चेंज. अगर प्राइस चेंज में एडजस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, बट खरीदना ही पड़ता है, तो इन दिस केस ऑल्सो इन इलास्टिक होता है. सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी. बी के केस में यहाँ पे डिमांड इलास्टिक होता है. क्वेश्चन नंबर 32. डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इनइलास्टिक इफ इट एग्जिबिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमें इनइलास्टिक डिमांड ढूंढना है इसमें से. तो चलिए ऑप्शन ए, द गुड हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स. सब्स्टिट्यूट्स के केस में हमने अभी देखा कि आपकी डिमांड इलास्टिक होती है, राइट. ऑप्शन बी, द गुड इज अ लग्जरी एज अपोज टू नेसेसिटी. अब नेसेसिटी के केस में तो इनइलास्टिक होता था, लेकिन लग्जरी के केस में इलास्टिक होता है. क्योंकि देखिए अगर लग्जरी गुड्स की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है और अगर आपको लगता है कि आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो यू कैन स्किप इट्स परचेज, या फिर आप इसके परचेज डिले भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको नेसेसरी नहीं है, जीने के लिए जरूरत नहीं है, राइट. तो इसलिए इसकी भी डिमांड इलास्टिक होती है. ऑप्शन सी, द गुड इज अ स्मॉल पार्ट, ऑक्यूपाइज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम. तो इस केस में इन इलास्टिक होती है, क्योंकि वैसे इसकी प्राइस बहुत कम है, तो थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई या फिर डिक्रीज हो गई तो आपकी डिमांड में ये ज्यादा असर नहीं करेगा, ठीक है. यू विल स्टिल कंटिन्यू बाइंग सेम क्वांटिटी जो आप पहले खरीद रहे थे. सो ये इन इलास्टिक है. लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं. देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ टाइम फॉर कंज्यूमर्स टू एडजस्ट टू द चेंज इन प्राइसेस. अगर उनको प्राइस चेंज से एडजस्ट करने के लिए टाइम दिया गया तो कंज्यूमर कुछ ना कुछ वो आइडिया ढूंढेगा, राइट. तो इस केस में भी आपका डिमांड इलास्टिक हो सकता है. So correct option is option C. Question number 33. Suppose a consumer's income increases from rupees 30,000 to rupees 36,000. As a result, the consumer increases her purchase of CDs from 25 CDs to 30 CDs. So what is the consumer's income elasticity of demand for CDs? Use arc elasticity method. अब हमें यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी निकालना है, लेकिन आर्क इलास्टिसिटी मेथड से निकालना है, राइट. तो हम परसेंटेज मेथड नहीं यूज करेंगे, आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? देखिए Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1, राइट, इनटू. अब प्राइस इलास्टिसिटी के केस में हम प्राइस लेते थे, लेकिन यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है तो इनकम लेंगे, ठीक है. सो इट वुड बी I2 प्लस I1 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1. तो आप वैल्यू पुट करिए. चेंज इन क्वांटिटीज 25 से 30 हुआ है, राइट. सो इट वुड बी 5 और अगर आप ऐड करो सो दिस वुड बी 55 इनटू. अब देखिए इनकम ऐड कर दो आप 30 और 36, तो ये कितना हो गया? 66 हो गया, राइट. और इनका डिफरेंस आप निकाल लो. सो इट डिफरेंस इन इनकम वुड बी 6,000. तो अब इसको सॉल्व करना है. 11 जा हो गया, ये भी कट हो गया, तो ये भी 11 जा. सो इट वुड बी 11 बाय 11. सो द आंसर वुड बी 1. सो यहाँ पे आपका आंसर है बी. देखिए अब क्योंकि यहाँ पे हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज कर रहे हैं, तो अगेन हम नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन, हम साइन को इग्नोर कर देते हैं, बस एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम निकालते हैं, ठीक है. सो आपका आंसर हो जाता है 1. क्वेश्चन नंबर 34.
total utility is maximum when option A, marginal utility is 0, option B, marginal utility is at its highest point, option C, marginal utility is negative, या फिर D, none of the above। देखिए आपका आंसर है A, when marginal utility is 0। जब 0 होता है marginal utility तो total utility maximum होता है। देखिए total utility का फॉर्मूला क्या है? अगर हमें करंट टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस टोटल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते हैं, राइट। तो ये हमें करंट टोटल यूटिलिटी देता है। अब जब तक आपका ये मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू पॉजिटिव है तब तक तो आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता ही रहता है, लेकिन एक टाइम में जाके आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, राइट। सो जो आपका प्रीवियस टोटल यूटिलिटी है इस टाइम पे आपका न्यू टोटल यूटिलिटी भी सेम ही होगा, राइट, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। अब 0 के बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना स्टार्ट करता है, राइट। तो जब नेगेटिव होता है तो आपकी नई टोटल यूटिलिटी कैसे आती है, प्रीवियस टोटल यूटिलिटी में से आपको मार्जिनल यूटिलिटी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, राइट, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे नेगेटिव हो गई। तो इस टाइम पे आपकी टोटल यूटिलिटी कम होने लग जाती है। तो ये हाईएस्ट कब होता है, हाईएस्ट इस पॉइंट में होता है जहाँ पे 0 है, क्योंकि इसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगी, फिर आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, which one is not an assumption of the theory of demand based on an analysis of indifference curve? तो इनमें से कौन सी इंडिफरेंस कर्व की assumption नहीं है वो हमें पता करनी है। ऑप्शन ए, given scale of preferences as between different combination of two goods। अगर हमें दो कॉम्बिनेशन दे, कॉम्बिनेशन ए एंड कॉम्बिनेशन बी, तो इंडिफरेंस कर्व की assumption के अकॉर्डिंग हम इनको रैंक कर सकते हैं कि हमें पहले ए पसंद है फिर हमें बी पसंद है। सो ये तो एक फंडामेंटल अजम्पशन ही है। सो दिस इज राइट स्टेटमेंट, ठीक है, ये अजम्पशन है। ऑप्शन बी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी एक इंडिफरेंस कर्व का अजम्पशन है। इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि जो गुड्स की एक्सचेंज रेट होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, राइट। सो इट इज डिमिनिशिंग। ऑप्शन सी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सो दिस इज नॉट एन अजम्पशन। देखिए इंडिफरेंस कर्व में हम अस्यूम करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा कांस्टेंट हो, यानी कि जो एडिशनल 1 रुपी है, ठीक है, फॉर ईच एडिशनल 1 रुपी आपको उतना ही यूटिलिटी मिलेगा जितना आपको प्रीवियस 1 रुपी दे रहा था, ठीक है। अगर एक इंसान आपको कंटिन्यूसली एडिशनल 1 रुपी देता रहे तो उसकी यूटिलिटी वुड बी द सेम एज द प्रीवियस 1 रुपी, ये हम अस्यूम करते हैं। सो दिस इज नॉट एन अजम्पशन। ऑप्शन डी, consumers would always prefer more of a particular good to less of it, other things remaining the same. So this is also an assumption। अगर दो कॉम्बिनेशन है और एक में ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स है तो ऑब्वियसली आप ज्यादा क्वांटिटी वाला ही चूज करोगे। सो ए, बी एंड डी आर द assumption, सी इज नॉट एन assumption, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, an indifference curve slopes down towards right since more of one commodity and less of another result in A, same level of satisfaction, B, greater satisfaction, C, maximum satisfaction, या फिर D, any of the above। देखिए इंडिफरेंस कर्व में आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो ऑफ 2 कमोडिटीज, सारे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देनी चाहिए, राइट। तो आपका यहाँ पे आंसर है ए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन ये डाउनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द राइट क्यों स्लोप करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक गुड्स इंक्रीज करने के लिए आपको दूसरी गुड्स की सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, राइट, दूसरी गुड डिक्रीज करनी पड़ती है, एंड जो रेट है ये कंटिन्यूसली डिमिनिश होता जाता है। सो दैट्स व्हाई आपका डाउनवर्ड शिफ्ट स्लोप करता है टुवर्ड्स द राइट। क्वेश्चन नंबर 37, सपोज दैट वर्कर्स इन अ स्टील प्लांट managed to force a significant increase in their wage package. How would the new wage contract be likely to affect the market supply of steel, other things remaining the same? देखिए यहाँ पे उन्होंने जो वर्कर्स है उन्होंने इंक्रीज कर दिया अपना वेज पैकेज, राइट। अब वेज पैकेज इंक्रीज होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, ये स्टील की, तो वो इंक्रीज हो गई है। तो जो प्रोड्यूसर्स है अब वो कम प्रोड्यूस कर पाएंगे और इसकी सप्लाई कम होगी बिकॉज ऑफ द एडेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो अगर सप्लाई कम होगी स्टील की
तो सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है या राइट की तरफ? सो द आंसर इज टूवर्ड्स द लेफ्ट. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. Question number 38. Which of the following statements is incorrect? An indifference curve must be downward sloping to the right. तो ये तो correct है. Convexity of a curve implies that the slope of the curve diminishes as one moves from left to right. तो ये भी correct statement है. देखिए convex curve कुछ इस तरह से दिखता है, right? तो इसका ये मतलब है कि इसकी slope decrease हो रही है जैसे ही ये left से right move कर रहा है. Option C. The income elasticity for inferior goods to a consumer is positive. तो ये incorrect statement है क्योंकि income elasticity for inferior good is negative. So this would be our answer. Option D भी देख लेते हैं. The total effect of the change in price of a good to its quantity demanded is called the price effect. So this is also correct statement. तो incorrect statement सिर्फ option C है. Question number 39. The successive units of stamps collected by a little boy give him greater and greater satisfaction. This is a clear case of A. Operation of the law of demand, B. Consumer surplus enjoyed in hobbies and their collection, C. Exception to the law of diminishing utility, या फिर D. none of the above. देखिए आपका आंसर है C. Exception to the law of diminishing utility. देखिए law of diminishing utility कहता है कि जैसे ही आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो, for each additional unit of consumption या use of a commodity, आपकी जो satisfaction है वो कम होनी चाहिए, right? फर्स्ट यूनिट पे आपकी सबसे ज्यादा satisfaction होनी चाहिए और जैसे आप सेकेंड या थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हो तो satisfaction कम होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, right? यहाँ पे ये लिटिल बॉय जितना ज्यादा स्टैम्प कलेक्ट कर रहा है उसको ज्यादा satisfaction मिल रही है. So this is an exception to the law of diminishing utility. देखिए यूजुअली हॉबीज के केस में या फिर रेयर कलेक्शन के केस में हमें एक्सेप्शन दिखाई देता है इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट विल हैपन इन द राइस मार्केट इफ बायर्स आर एक्सपेक्टिंग हायर राइस प्राइसेस इन द नियर फ्यूचर? देखिए अगर बायर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि राइस की प्राइस इंक्रीज होने वाली है नियर फ्यूचर में, तो वो क्या करेंगे? वो अभी राइस खरीदना चाहेंगे क्योंकि फ्यूचर में तो और भी ज्यादा प्राइस होगा, राइट? तो अभी राइस खरीद लेंगे तो राइस की डिमांड इंक्रीज होगी और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट करती है, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी द डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. देखिए ये डिमांड की इंक्रीज क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस, राइट? और ये अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में आता है. तो जब अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिमांड में चेंज होता है सो देयर इज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. लेकिन अगर ये खुद की प्राइस, ओन प्राइस एंड करंट प्राइस की वजह से हुआ होता तो फिर डिमांड में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आता, पर ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से हुआ है ना. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ शिफ्ट. ओके, अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 41. इन केस ऑफ अ गिवन गुड द डिमांड कर्व विल यूजुअली बी ए हॉरिजॉन्टल, बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, सी वर्टिकल या फिर अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट. देखिए गिवन गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करती, राइट? तो गिवन गुड में क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होती है कमोडिटी की तो उसकी डिमांड भी या फिर क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाती है, राइट? तो इस केस में इसका डिमांड कर्व कैसा होगा? चलिए डिमांड कर्व बनाते हैं. ये एक्स एक्सेस हो गया, सॉरी ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है? तो जब प्राइस पहले प्राइस पी था तो लेट्स से गिवन गुड की क्वांटिटी डिमांडेड क्यू था, ठीक है? सो दिस वुड बी द पॉइंट. अब गिवन गुड के केस में प्राइस इंक्रीज होने पे क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी, राइट? सो द न्यू पॉइंट वुड बी हियर. सो देखिए अगर आप डिमांड कर्व बनाओगे सो इट वुड लुक लाइक दिस. दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स द राइट, राइट? तो आपका करेक्ट आंसर है डी, अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट. क्वेश्चन नंबर 42. बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट मीन ऑप्शन ए द एरिया इनसाइड द बजट लाइन and above the price of the commodity. देखिए consumer surplus is basically the area below the demand line and above the price line, right? तो ये ऑप्शन है आपका incorrect. The area between the average revenue and marginal revenue curve, again incorrect. The difference between maximum amount that the person is willing to pay for a good and its market price. So this is the correct option.
देखिए मान लीजिए एक कस्टमर एक गुड के लिए 25 रुपीज पे करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको मार्केट में मिल रहा है सिर्फ 15 रुपए के लिए। सो ये इसका जो डिफरेंस है दैट इज 10 रुपीज, ये उसके लिए फायदेमंद हो गया, राइट, फायदा हो गया। सो इसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट दैट द पर्सन इज विलिंग टू पे एंड इट्स मार्केट प्राइस दैट इज 50। ठीक है। ऑप्शन बी द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड सप्लाई कर्व, तो ये भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, which of the following is a property of an indifference curve? Option A, it is convex to the origin due to diminishing marginal rate of substitution. So yes, this is correct and it is an property of the indifference curve. लेकिन बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी, the marginal rate of substitution is constant as you move along an indifference curve. तो ये गलत है क्योंकि marginal rate of substitution diminish करता है as you move along indifference curve. Option C, marginal utility is constant as you move along an indifference curve. ये भी incorrect है क्योंकि marginal utility भी decrease होती है as you move along an indifference curve. देखिए मान लीजिए दो गुड्स है A and B और आपकी इंडिफरेंस कर्व में यही दो गुड्स की कॉम्बिनेशन है। अब इनिशियली क्या होता है, फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ बी आप ज्यादा यूनिट्स ऑफ ए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हो, राइट। लेकिन जैसे आप बी के यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हो तो बी की जो यूटिलिटी है आपके लिए कम हो जाती है, इसलिए तो फिर आप ज्यादा यूनिट्स ऑफ ए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसका ये मतलब है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी है वो डिमिनिश हो रही है एज यू मूव अलोंग द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये कांस्टेंट नहीं होती, ये भी डिमिनिश होती है। ऑप्शन डी, टोटल यूटिलिटी इज ग्रेटेस्ट व्हेन बजट लाइन कट्स द इंडिफरेंस कर्व। नहीं, टोटल यूटिलिटी ग्रेटेस्ट तब होती है व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, नॉट व्हेन इट कट्स। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन गुड दे आर रिफरिंग टू ए डिमांड फॉर द गुड, B, usefulness of the good in consumption, C, the expected satisfaction derived from consuming the good, या फिर D, the rate at which consumers are willing to exchange one good for another। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है C, the expected satisfaction derived from consuming that good। अब कई बच्चे ऑप्शन बी में भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए यूजफुलनेस, इट्स नॉट नेसेसरी कि यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस ही हो। कई चीजें होती है जिनकी कोई यूजफुलनेस नहीं होती, उनकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होती, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपकी ज्वेलरी हो गई, वो कोई यूजफुल चीज तो नहीं है, आप कोई प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसे यूज नहीं कर सकते, राइट। तो लेकिन हम वो चीज पहनने में, ज्वेलरी पहनने में भी लोगों को सेटिस्फैक्शन होती है, तो उसकी भी यूटिलिटी होती है। एंड देन देयर आर सर्टेन हार्मफुल थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, उनकी भी यूटिलिटी होती है, राइट। तो यूजफुलनेस हम नहीं कह सकते, expected satisfaction would be a better description। ठीक है, so correct answer is option C। Question number 45, a vertical supply curve parallel to y-axis implies that elasticity of supply is 0, infinity equal to 1 या greater than 0 बस less than infinity। देखिए vertical supply curve कैसा होता है, देखिए ये आपका y-axis हो गया, ये x-axis, राइट। तो वर्टिकल सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, राइट। ये क्वांटिटी सप्लाइड हो जाता है। तो देखिए वर्टिकल सप्लाई कर्व में क्वांटिटी सप्लाइड आपकी हमेशा सेम रहती है, नो मैटर व्हाट एवर इज द प्राइस। तो इसका ये मतलब है कि क्वांटिटी सप्लाइड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। तो इन दैट केस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वुड बी 0। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर अ नॉर्मल गुड विद अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, Option A, price elasticity of demand is negative and income elasticity is negative. Option B, price elasticity is positive and income elasticity is negative. या फिर price elasticity is positive and income elasticity of demand is positive. या फिर D, price elasticity is negative and income elasticity is positive। देखिए नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस इलास्टिसिटी तो नेगेटिव होता है, यानी कि ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है, राइट। और नॉर्मल गुड के केस पे इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, यानी कि जब इनकम इंक्रीज होता है तो गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड ये फॉलो करता है, एंड इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 47, एंड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ गुड इज कॉज्ड बाय ए, इम्प्रूवमेंट इन इट्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी।
देखिए जब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी आपकी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से सप्लाई भी इंक्रीज होगी। सो दिस इज करेक्ट। Fall in prices of other goods which can be produced using the same inputs. देखिए मान लीजिए दो गुड्स है A and B which can be produced using the same inputs. अब आप A या B क्या बनाए उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, दोनों का प्राइस सेम था, ठीक है अभी तक, लेकिन मान लीजिए B की प्राइस डिक्रीज हो गई है, तो एज अ सप्लायर अब आप B नहीं बनाना चाहोगे, राइट, आप A बनाना चाहोगे, क्योंकि A बनाने में आपको ज्यादा प्राइस आप चार्ज कर सकते हो कस्टमर से, सो ज्यादा प्रॉफिट आपको ए बनाने में होगा। तो देखिए फॉल इन प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, जैसे कि अगर यहाँ पे बी की प्राइस फॉल हो रही है, सो ए की यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज होगी, क्योंकि सप्लायर्स अब ए ही बनाना चाहेंगे, तो इससे भी सप्लाई इंक्रीज होती है। सो ये करेक्ट है ऑप्शन सी, फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन। देखिए अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो जाती है, राइट। तो इसकी वजह से विद द सेम मनी नाउ यू कैन प्रोड्यूस मोर, तो यहाँ पे भी आपकी प्रोडक्शन एंड सप्लाई इंक्रीज होती है। सो ऑल इन ऑल थ्री केसेस आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई refers to the degree of responsiveness of supply of a good to a change in its demand, price, cost of production या फिर state of technology. The answer is price. Price elasticity of supply हम measure करते हैं, right? Question number 49. A horizontal supply curve parallel to quantity axis implies that elasticity of supply is 0, infinite, equal to 1 या फिर greater than 0 but less than 1. चलिए एक हॉराइजेंटल सप्लाई कर्व पहले हम बना लेते हैं। ये y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया। सो हॉराइजेंटल सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, राइट। प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा चेंज आ रही है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में तो अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस यहाँ पे 0 है, राइट, या फिर वेरी क्लोज टू 0 है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा चेंज आ रही। नाउ देखिए एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 वुड गिव यू द आंसर इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पे भी आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 50, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज अ रिजल्ट ऑफ ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, बी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड कंसर्न, सी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स या फिर डी डिक्रीज इन आउटले ऑफ सेलर्स। देखिए चाहे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो या फिर एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई हो, ये होता है जब खुद की प्राइस में, ठीक है, ओन प्राइस में चेंज आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न। देखिए जब प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लायर्स इतने अट्रैक्टेड नहीं होते वो सप्लाई करने में, राइट, तो वो क्वांटिटी सप्लाइड को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 51, conspicuous goods are also known as prestige goods, snob goods, favorite goods या फिर all of the above। आंसर है all of the above। हम conspicuous goods को ये सारे नाम से बुला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, the quantity purchased remains constant irrespective of the change in income. This is known as negative income elasticity of demand, income elasticity of demand less than 1, zero income elasticity of demand या फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। देखिए इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आया, इट इज बिल्कुल कांस्टेंट, राइट। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे 0 हो जाता है, राइट। और आपका इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन इनकम। सो यू हैव टू डिवाइड 0 बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो आपका इलास्टिसिटी आएगा 0, ठीक है। अगर कोई भी चेंज नहीं है क्वांटिटी डिमांडेड में बिकॉज ऑफ इनकम, दैट मीन्स दैट देयर इज 0 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 53, as income increases the consumers will go in for superior goods and consequently the demand for inferior goods will fall. This means that inferior goods have income elasticity less than 1, negative income elasticity, zero income elasticity या फिर unitary income elasticity। आपका आंसर है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, राइट। अगर देखिए अगर इंफीरियर गुड्स का डिमांड इंक्रीज होता, चाहे थोड़ा सा भी इंक्रीज होता, तो फिर हम लेस देन 1 कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल डिक्रीज ही हो रही है ना, सो ऑब्वियसली इनकम इलास्टिसिटी आपकी नेगेटिव आएगी। क्वेश्चन नंबर 54,
When income increases, the money spent on necessaries of life may not increase in the same proportion. This means income elasticity is 0, 1, greater than 1 या फिर less than 1. देखिए income elasticity का फॉर्मूला क्या है? is equals to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income, right? अब यहाँ पे quantity demanded पे change तो आ रहा है for necessaries, लेकिन change कम है as compared to change in income, right? तो अगर न्यूमरेटर में कम वैल्यू है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 आएगा. सो आवर आंसर इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. क्वेश्चन नंबर 55. द लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी एंड फैंसी आर्टिकल्स विल हैव ए लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बी हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जीरो इनकम इलास्टिसिटी या फिर नन ऑफ द अबव. आपका आंसर है बी, हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखिए जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है ना, तो लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा लग्जरी गुड्स खरीदे, जैसे कि ज्वेलरी एंड फैंसी आर्टिकल्स. ठीक है, तो जब इनकम इंक्रीज होता है तो लग्जरी गुड्स की कंजम्पशन ग्रेटर प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है. लेकिन जैसे ही लोगों की इनकम डिक्रीज होती है तो सबसे पहले वो लग्जरी गुड्स का कंजम्पशन ही कम करते हैं, क्योंकि देखिए लग्जरी गुड्स आपकी नेसेसिटीज तो नहीं है, राइट? ये आपको जीने के लिए तो नहीं चाहिए. अब आप नेसेसिटीज की कंजम्पशन तो कम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए. तो सबसे पहले किसका कंजम्पशन कम होता है? लग्जरी गुड्स का. तो देखिए लग्जरी गुड्स काफी सेंसिटिव होते हैं टू चेंज इन इनकम. दैट्स व्हाई उनका हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है. क्वेश्चन नंबर 56. A good which cannot be consumed more than once is known as durable goods, non-durable goods, producer goods या फिर none of the above. The answer is non-durable goods. Durable goods की consumption हम लंबी समय तक कर सकते हैं, non-durable की goods हम more than once नहीं कर सकते. ठीक है, so answer is non-durable. Question number 57. A relative price is A, price expressed in terms of money, B, what you get paid for babysitting your cousin, C, the ratio of one money price to another, या फिर D, equal to a money price. देखिए द टर्म रिलेटिव जब भी हम यूज करते हैं तो यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजें. ठीक है, अब रिलेटिव प्राइस का मतलब भी हम दो प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं. सो आवर आंसर वुड बी सी, द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर. हम दो प्राइसेस की रेशियो निकाल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 58. A point below the budget line of a consumer, A, represents a combination of goods which costs whole of consumer's income. देखिए अगर whole of consumer's income वो कॉस्ट करता है तो ये एग्जैक्टली बजट लाइन में होनी चाहिए, नॉट बिलो द बजट लाइन. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच कॉस्ट लेस देन कंज्यूमर्स इनकम. हाँ, दिस इज करेक्ट. अगर लेस देन कंज्यूमर्स इनकम वो कॉस्ट कर रहा है तो ये बजट लाइन के बिलो होगा. लेकिन ऑप्शन सी भी देख लेते हैं. चलिए, रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच इज अनअटेनेबल टू अ कंज्यूमर गिवन हिज और हर मनी इनकम. तो ये होता है अबव द बजट लाइन. ठीक है, या फिर डी, रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच कॉस्ट मोर देन द कंज्यूमर्स इनकम. तो ये भी बजट लाइन के ऊपर होता है. सो हमारा करेक्ट आंसर वुड बी बी. क्वेश्चन नंबर 59. डिमांड इज द ए, the desire for a commodity given its price and those of related commodities. Option B, the entire relationship between quantity demanded and the price of a good, other things remaining the same. Option C, willingness to pay or for a good if income is larger enough. या फिर ऑप्शन D, ability to pay for a good. देखिए अगर हमें डिमांड को डिजायर के टर्म्स में डिफाइन करना है तो हमें डिजायर, विलिंगनेस, एबिलिटी तीनों चीज को मेंशन करनी पड़ेगी, राइट? अब एक एक चीज को एक एक ऑप्शन में मेंशन करके तो ये करेक्ट नहीं होगा. सो ए, सी एंड डी तीनों ही इनकरेक्ट है. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ अ गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. ये आपका डिमांड होता है. देखिए डिमांड में हम क्या करते हैं, वो वेरियस प्राइसेस, आपका कितना क्वांटिटी डिमांडेड है, ये पूरी रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, राइट? और इसी बेसिस में हम डिमांड कर्व भी बनाते हैं. जैसे कि मान लीजिए ये आपका डिमांड कर्व हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरियस प्राइसेस में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, ये पूरी रिलेशनशिप को हम स्टडी कर रहे हैं, राइट? सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60.
Suppose potatoes have minus 0.4 as income elasticity. We can see from the given data that potatoes are superior goods, potatoes are necessities, potatoes are inferior goods. Yeah, there is a need to increase the income of consumers so they can purchase potatoes. देखिए, अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव आ रही है तो इसका ये मतलब है कि ये गुड्स इंफीरियर गुड्स है. ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, राइट? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटैटोज आर इंफीरियर गुड्स. तो चलिए ये वीडियो के लिए इतना ही करते हैं. जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस है उसके लिए हम पार्ट 2 बनाएंगे वीडियो का और उसमें करेंगे, ठीक है? अगर आप ऐसे ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो. हमने एक बंडल निकाला है मॉक टेस्ट का, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा जो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप में या फोन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो. देखिए, ईच सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो आपकी इंस्टीट्यूट की न्यू सिलेबस है, जिसमें ईच चैप्टर की वेटेज जो दी गई है तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाया है. क्वेश्चंस काफ़ी चैलेंजिंग है, आपको करने में मज़ा भी आएगा और हर टेस्ट के एंड में आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा. तो इससे आपको अपनी प्रिपेयर्डनेस लेवल भी पता चलेगी. स्कोर देखने के बाद आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपने राइट किया, कौन सा रॉन्ग किया, ये सब देख सकते हो. हर क्वेश्चन के पीछे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, वो भी आप पढ़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. और ये बंडल आपको अवेलेबल है सिर्फ 120 रुपीज़ में. बहुत ही नॉमिनल प्राइस हमने रखा है ताकि सब अफोर्ड कर पाए. और इसकी 180 डेज़ की वैलिडिटी है, यानी कि 180 डेज़ में आप कभी भी टेस्ट ले सकते हो और टेस्ट लेने के बाद आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो. 180 डेज़ के अंदर आप कभी भी लॉग इन करो, रिवाइज करो, देखो आपने कहाँ पे पहले रॉन्ग किया था, सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है? टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरी ईमेल आईडी में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So with this we've come to the end of the part 1 of our MCQ discussion for chapter 2. I hope आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. तो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट. अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वी विल बी बैक विथ पार्ट 2 सून. तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.